नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए कोर्स के बारे में। और सीएमए कोर्स जो है वो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड में थ्री जो कोर्स हैं आपके, उसमें से वन ऑफ जो हाईएस्ट कोर्स है उसमें से एक ये कोर्स आता है। कॉमर्स बैकग्राउंड में आपके जो तीन कोर्स होते हैं मेन, जैसे सीएमए, सीए और सीएस जो मेन कोर्स होते हैं, जिसमें से जो सीए होता है वो काफ़ी हाई लेवल का कोर्स होता है और जो सीएमए होता है वो सेकंड, एंड सीएस जो है वो ऑलमोस्ट थर्ड नंबर पर कोर्स जो आता है। हालांकि इसमें वन सेकंड थर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कोर्सेज हैं वो अपने आप में ही सारे जो है वो बड़े लेवल के कोर्सेज हैं, तीनों के तीनों, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड करता है टाइम कंज्यूमिंग पर और आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस पर, और आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। मोस्टली जो प्रेफर करते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो मोस्टली सीए जो है करना प्रेफर करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कई बार होता है क्या है कि आपके पास अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, या फिर मतलब आप कहीं पर वर्किंग हो, अगर जॉब कर रहे हो, तो उसके साथ आप सीए नहीं कर सकते, क्योंकि सीए में जॉब करना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि आपको उसमें 3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है आप जो है ईज़िली जो है वो सीएस या फिर सीए में कर सकते हो, क्योंकि उसके साथ आप जो है जॉब कर सकते हो और उसका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो थोड़ा कम टाइम का होता है और सीए से लगभग थोड़ा कम होता है। और पढ़ाई का लेवल देखें तो पढ़ाई का लेवल लगभग सबका सेम ही है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। जैसे सीए में जो रहता है आपका वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है और सीए जो होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। जो मेजरली जो डिफरेंस होता है वो दोनों कोर्सेज में, वो सीए में आप जो है ऑडिट, जो टैक्स ऑडिट होता है वो कर सकते हैं, एंड सीए में आप जो है वो कॉस्ट जो ऑडिट होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली वो करते हैं। हालांकि बहुत सारे जो सी एम एस होते हैं वो सी ए के लगभग, जैसे सी ए जो करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग या फिर टैक्स वगैरह करना, वो टैक्स रिटर्न फाइलिंग जीएसटी वगैरह सब कर लेते हैं। तो इसमें कोई इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो है डिग्री जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज़ हैं, जिनमें कि वर्क और जो वर्किंग प्रोफाइल है वो डिफाइन है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो लगभग सेम तरीके के काम कर लेते हैं। यहाँ पर जो है डिग्री डिफरेंट तरीके की होती है। जैसे सीए में आपको जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री मिलती है, और सीएमए का जो कोर्स होता है उसमें आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री मिलती है। यहाँ पर अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन जो रहता है वो लगभग 3 से 4 साल का रहता है आपका सीएमए वाला, और जो सीए का कोर्स होता है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का रहता है, अगर आप वन बाय वन सारे एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़े थोड़े डिफरेंट लेवल की बात करें कि सीएमए में क्या क्या जो है लेवल होते हैं और सीए में क्या क्या लेवल होते हैं। जो मेनली इस वीडियो का जो फोकस रहने वाला है वो हमारा सीएमए के कोर्स पर मोस्टली रहने वाला है। हम यहाँ पर सीएमए के कोर्स की पूरी जानकारी जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से, मतलब बेसिक लेवल से हम यहाँ पर बात करना शुरू करेंगे कि आखिर सीए जो सीएमए कोर्स है वो क्या है और क्या काम करते हैं, इसकी क्या वर्किंग प्रोफाइल होती है, और इसमें कोर्स करने के बाद आपको जो है वो जॉब किस तरीके से मिलती है, कहाँ आपकी प्लेसमेंट होती है, क्या आपको सैलरी जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप एज ए फ्रेशर कहीं पर ज्वाइन कर रहे हो, और अगर एज ए आप जो है सीनियर हो, यानी कि आपने कहीं भी एज अकाउंटेंट काम किया है और उसके बाद अगर आप कहीं पर सीए में करके जाते हो तो क्या आप जो है वो सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बात करें सीए में कोर्स क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सीए में जो कोर्स है जिसको हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो इसके जो है 3 लेवल होते हैं, जिसमें आपका फाउंडेशन लेवल होता है, इंटरमीडिएट लेवल होता है और फाइनल लेवल होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें फाउंडेशन लेवल की, तो फाउंडेशन लेवल में आपके जो है वो ओके, एक मिनट मैं ज़रा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ जो है वो स्क्रीनशॉट मैंने कुछ प्रिपेयर किए हैं, जो मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ, ताकि वो स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूँगा तो जो है आप इसको ईजिली देख पाएंगे, और एक एनिमेशन के थ्रू जो है आपको डिटेल सारी ठीक से मिलेगी। ओके, तो इसमें जो रहते हैं वो आपके 3 लेवल रहते हैं, जिसमें फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर आपने अगर 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 आपने 12th पास आउट है, आप सिर्फ 12th पास आउट है, आपने ग्रेजुएशन नहीं करी है
और आपको सीए में करना है तो आपको फाउंडेशन देना होगा। ओके, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप जो है वो सीए में इंटरमीडिएट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी सीए में इंटरमीडिएट लेवल पे जा सकते हैं। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, चाहे वो किसी भी ईयर में कर रखी हो, तो आप सीधा इंटरमीडिएट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी फाउंडेशन लेवल का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। ओके, तो बात करें अगर हम डायरेक्ट एंट्री की बात करें, सीए में जो इंटरमीडिएट अगर आप डायरेक्ट देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपने किसी भी ईयर में की हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि कई लोग सोचते हैं कि इसमें कोई एज क्राइटेरिया रहेगा कि इस एज की जो इस ये अगर आपकी ये एज है, सपोज़ आप 40 हैं 50 हैं, तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीए हो गया या फिर सीए में हो गया, इन कोर्सेज की सबसे अच्छी बात तो यही है कि इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि आप किसी भी लेवल पर हैं, किसी भी एज ऑफ लेवल पर हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप 40 हो, 45 हो या फिर 50 हो, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। ओके, और ये काफ़ी हाई जो प्रीसियस कोर्सेज हैं, इनकी जो वैल्यू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और आप जो है वो एक बड़े लेवल पर जाते हो जॉब करने के लिए इनको करने के बाद। ओके, तो आप किसी भी एज के हो, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। इसमें एज का कोई भी क्राइटेरिया मेंशन ऐसा नहीं है। ओके, अगर आप 10-12 पास हैं तो आप इजीली जो है वो सी में फाउंडेशन दे सकते हैं, अगर आप सी में करना चाहते हैं तो। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से कर रखे हो, चाहे आपने बीए, बीकॉम या फिर बीएससी कुछ भी किया हो, तब भी आप जो है वो सी में इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और सी में फाइनल के लिए आपका सी में इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर आप सीए में फाइनल देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट एक तो जो है वो सीए में इंटरमीडिएट तो आपको पास करना ही होगा। यहाँ पर आप जो है सिर्फ बेनिफिट ले सकते हो अगर आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट में जा रहे हो, यानी कि आप फाउंडेशन नहीं दे रहे हो तो। ओके, तो ये तो हो गया, हमने तीनों लेवल जो हैं इसके डिस्कस कर लिए। अब अगर हम यहाँ पर फ़ीस की बात करें, तो यहाँ पर हम फ़ीस की बात करने से पहले इनका जो कुछ सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ओके, तो सी में जो फाउंडेशन रहता है उसमें आपके 4 एग्ज़ाम्स होते हैं, 4 पेपर होते हैं, जिनमें 4 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। जिसमें आपका फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट होता है, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग होता है, एंड देन फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स होता है, एंड देन जो फोर्थ रहता है आपका वो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स होता है। इसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट आपने अपनी बीकॉम में पढ़ेंगे, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। ये दिक्कत आती है जो आपके जो बीए हैं, जिन्होंने बीए कर रखी है या फिर जिन्होंने बीएससी कर रखी है, उनके लिए दिक्कत आती है, क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होते, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है शुरुआत में। लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आपने बीकॉम की हुई है या फिर अगर आपने 12th में भी अकाउंटिंग पढ़ी होगी, मोस्टली वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग तो नहीं होती है, लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो एक बैकग्राउंड आपका सेट रहता है कि आपको इतनी थोड़ी बहुत जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप मतलब इन सब चीज़ों को ईजिली समझ लेते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या फिर बिजनेस स्टैटिक्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, तो इनको आप ईजिली समझ जाते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है वो 4 पेपर्स की बात कर ली, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, और यहाँ पर आपके जो पेपर्स रहते हैं वो 100 मार्क्स के ईच पेपर रहता है, जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। ओके, और ये जो आपके पेपर रहते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके के रहते हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं इंटरमीडिएट में। ओके, तो इंटरमीडिएट में होता क्या है कि अगर आपने डायरेक्ट एंट्री ली है या फिर आप फाउंडेशन से भी आ रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 ग्रुप देने होते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप होते हैं। ओके, तो हम इससे पहले हम एडमिशन की बात कर लेते हैं, एक बीच में पॉज लेके ज़रा एडमिशन की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग जून में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सपोज़ अभी जो है नवंबर या दिसंबर चल रहा है, और अगर आप जून में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए जो एडमिशन लेना होगा आपको वो जनवरी में लेना होगा। जनवरी 31 जो है वो लास्ट डेट होती है, आप अगर जून में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एवरी ईयर यहाँ पर 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। ओके, तो अगर आप जून में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको जनवरी में एडमिशन लेना होगा, और अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको जो है वो 31 जुलाई तक जो है अपना एडमिशन जो है वो कंप्लीट कर लेना होगा।
तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन अगर कराना है अपना, आप ऐसा नहीं कि अगर आपने जनवरी में रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको जून में ही देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने जनवरी में एडमिशन करा लिया, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो रहता है आपका वो काफ़ी एक लंबे टाइम के लिए वैलिड रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। तो अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया तो ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको जून में ही एग्ज़ाम देना है, आप चाहें तो दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है तो। अगर आपको लगता है कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, आपने दोनों ग्रुप की तैयारी कर ली है, तो आप चाहें तो जो है जून में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कहीं भी कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आप या तो वन ग्रुप दे लीजिए, ठीक है। अगर आपकी वन ग्रुप की भी तैयारी नहीं है तो आप दोनों ग्रुप को या फिर फर्स्ट ग्रुप को या सेकंड ग्रुप को, जैसे भी आपको आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है खैर ये तो आप सीधा जो है वो दिसंबर में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेन ये होता है कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने एडमिशन करा लिया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जो आपके इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पेपर हैं, वो कौन कौन से हैं और क्या क्या उसमें पेपर में आता है आपके। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 ग्रुप यहाँ पर होते हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप जो रहता है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस होता है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ओके, ये हमने फाइनल वाला देख लिया एक्चुअली में। ओके, मैं इंटरमीडिएट वाला खोल लेता हूँ। ओके, ओ स्लाइड थोड़ी सी चेंज हो गई, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो ग्रुप 1 होता है जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। ओके, तो पहला जो ग्रुप होता है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड उसके बाद आपका होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, एंड जो ग्रुप सेकंड होता है, जो सेकंड ग्रुप होता है उसमें आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपका होता है, एंड देन कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट आपका उसमें आता है। ओके, और इसका भी सेम वही 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और जो आपका ईच पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का रहता है, और 3 आवर्स का इसमें जो आपको टाइम दिया जाता है पर जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, प्लस ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन कुछ रहते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी रहते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर अगर फ़ीस की बात करें तो फीस, अब हम रजिस्ट्रेशन से फ़ीस देख लेते हैं। ओके, तो अगर आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सपोज़ आपने सिर्फ 10-12 पास की हुई है, अगर आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए जो फ़ीस रहती है वो 6000 रुपीज़ फ़ीस जो रहती है आपकी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहता है। उसके बाद जो एग्ज़ाम आप देंगे उसकी फ़ीस जो है वो अलग रहती है, पर पेपर के हिसाब से रहती है। ओके, अगर आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसकी जो फ़ीस रहती है वो 23,100 रुपये रहती है। देन उसके बाद जो है आपका जो एग्ज़ाम की फ़ीस होती है वो अलग रहती है। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे जून में चाहे दिसंबर में दें, उसके लिए आपको एग्ज़ाम की फ़ीस जो होती है वो अलग से भरनी होती है। ओके, नाउ अगर हम बात करें सी में फाइनल एग्ज़ाम्स की, तो फाइनल एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन होता है, अब ऐसा नहीं कि आपने सीधा फाइनल में एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन, आपको जब अगर आप इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हो तो फाइनल में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। फाइनल के लिए अगर अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है तो उसके लिए जो है वो 25,000 जो है आपकी बोथ ग्रुप की लगती है, और इंटरमीडिएट की जो 23,100 वो भी बोथ ग्रुप की ही होती है। आप चाहो तो इसको 2 पार्ट में दे सकते हो डिवाइड करके। ओके, इसका जो कंप्लीट फॉर्म रहता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हो ईजिली। तो बाकी जो पेपर की फ़ीस रहती है वो अलग रहती है। ओके, जब आप अपना इंटरमीडिएट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो या फिर आप फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लेते हो तो आपको जो है यहाँ पर एक 15 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना होता है, जहाँ पर आपको जो है वो किसी भी फर्म में ज्वाइन करना होता है जहाँ पर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसा काम होता है, या फिर डिफरेंट एक CMA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक एनेक्सर दिया गया है कि आप किस किस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो वो रेडी हो जाते हो, अपना फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हो, और आगे अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको जो है अपनी 15 मंथ्स की जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करना ही होता है, उसके बगैर आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है। ओके, तो ये कोर्स को आपको, अगर हाँ इसमें एक चीज़ और भी होती है कि सपोज़ आप कहीं पर पहले से काम कर रहे हो, आप 5 साल से या फिर 6 साल से किसी ऐसी अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का काम जैसा टाइप का होता है, ठीक है, किसी फैक्ट्री में या फिर किसी कॉरपोरेट में,
तो आप चाहें तो इस ट्रेनिंग से जो है वो एग्जामिशन ले सकते हो। उसके लिए एक अलग से फॉर्म होता है जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में अभी जो है आगे बात करेंगे, इसी वीडियो में आगे चल के, जहाँ पर आपको डिफरेंट जो है एग्जामिशन भी मिल जाती है। और आप चाहें तो अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है कंप्लीट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो कि 15 मंथ की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आप जो है फाइनल एग्जाम देते हैं एंड अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आप सीएमए बन जाते हैं। ओके, तो बात हम यहाँ पर ये करते हैं कि जो सीए में आप जब कोर्स कर लेते हैं तो एज ए फ्रेशर आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम जॉब रोल की बात करेंगे। तो अगर आप एज ए फ्रेशर देखें तो 4 to 7 lakhs पर एनम जो है आपकी सैलरी लग जाती है लगभग। तो ये 50,000 पर मंथ की आपकी सैलरी हो जाती है। देन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ये आपकी सैलरी 1 लाख से 2 लाख तक भी जा सकती है पर मंथ, जो कि आपकी 12 लाख से 15 लाख के बीच में हो जाती है लगभग, ठीक है ना। तो इस तरीके के अच्छे पैकेजेस आपको मिल सकते हैं। और अगर आप एक सही एज में हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से अपनी जो है डिग्री कंप्लीट करते हैं, रैंक लाते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। यहाँ पर प्लेसमेंट ड्राइव होती है, तो वहाँ पर भी अगर आपका अच्छा सिलेक्शन होता है तो काफ़ी सारे जो पीएसयू हैं जी, ठीक है ना, बहुत सारे पीएसयू हैं जो कि सीएमए को हायर करते हैं। तो वहाँ पर सैलरी आपकी जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी लग सकती है और करियर ग्रोथ भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर हम करियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जॉब रोल जो है वो आपको मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, आपका फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, इंटरनल ऑडिटर हो गया, देन टैक्स कंसल्टेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, ओके, एंड देन मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो इस तरीके के बहुत सारे जो मैनेजर लेवल के आपकी जो पोस्ट होती हैं, मोस्टली वो पोस्ट आपको यहाँ पर मिलती हैं। चाहे आप किसी पीएसयू में काम करें या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करें, किसी फर्म में काम करें, एक मैनेजर लेवल की जॉब जो है वो आपको मिल जाती है। सीए का ओहदा थोड़ा इससे ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन वो कोर्स भी आपका उसी हिसाब से टफ होता है। ये कोर्स भी सीएमए कोर्स भी कोई इजी कोर्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इजी है या सीए से इजी है, लेकिन 19-20 का एक जिससे थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, हल्का फुल्का ऐसा फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कम लगता है। देन एंड सेकंड थिंग ये भी है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाता है करना जॉब के साथ, ठीक है ना। तो ओके, तो मोस्टली जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा कि हम सेल्फ स्टडी के साथ जो है वो सीए में कर सकते हैं, यानी आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी के साथ सीए में कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे जो हैं कोर्सेज आपके जो हैं बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी जहाँ पर जो लोग हैं वो सीएमए की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो वहाँ से आप जो है वो फ्री लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, जहाँ पर आप जो है वो सेल्फ स्टडी इसकी कर सकते हैं। नाउ काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि हम सीएमए का जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी में दे सकते हैं, यानी हाँ, तो आप सीएमए का एग्ज़ाम ईजिली आप जो है वो हिंदी में भी दे सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हिंदी में भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या सीए जो है वो सीएमए से बेटर है, तो ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि दोनों कोर्स अपने अपनी जगह पर हैं। जो सीएमए है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट कंट्रोल करता है, एंड जो सीए होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, जो कि आपके टैक्स, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब देखते हैं। तो दोनों के अपने अपने जॉब रोल हैं और दोनों ही अपने एक जो क्राइटेरिया है, जो उनका जॉब रोल है, उसमें बहुत बड़े लेवल का कोर्स हैं दोनों ही, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक कोर्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है या कम लेवल का है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ओके,
तो अब हम आगे बात करते हैं कि अगर आप जो है वो सीए में अगर आप करना चाहते हैं तो क्या राइट टाइम है सीए में करने का। देखिए, राइट टाइम तो कुछ भी नहीं होता। राइट टाइम क्या है? जब आपके मन में आ जाए कि हाँ, अभी मैं जो है एक प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाना चाहिए। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अगर आप एज ए अकाउंटेंट या फिर मैनेजर कहीं पे जॉब करना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि मेरी सैलरी जो है वो अच्छी हो, एक 50,000 1 लाख सैलरी आसपास हो और मैं एक अच्छी जगह जॉब करूँ, एक अच्छी मतलब करियर ग्रोथ हो, और अगर आपके पास टाइम है तो आपको इस कोर्स को ज़रूर करना चाहिए। आप इसमें आगे आप आगे इस कोर्स को ज़रूर करें ताकि एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास हो। तो एक प्रोफेशनल डिग्री जब हमारे पास होती है तो हम जो है वो करियर की ग्रोथ जो है वो एक अच्छी हो जाती है। अगर आप सपोज अगर आप सिर्फ 12th पास हैं या फिर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो आप उसमें कितना ही कमा लेंगे, ठीक है ना। आज की डेट में अगर आप सिर्फ 12th पास हैं या फिर सिर्फ ग्रेजुएट हैं और अगर आप अकाउंटिंग की जॉब करते हैं, कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं, तो आप मे भी हो सकता है कि कहीं पे 20,000 या 25,000 30,000 की जॉब कर लें, लेकिन क्या आप उससे आगे जा पाओगे? मतलब करियर ग्रोथ आपकी होगी उतनी, उसके बाद फिर आप हो सकता है कि आपको सेम आप उसी सैलरी पर अटक के रह जाएं। क्योंकि एक क्राइटेरिया एक मायने रखता है। अगर सिंपल ग्रेजुएट बंदा अकाउंटेंट हो और वो 50,000 60,000 1 लाख तक जाए तो फिर सीए सीएमए की क्या वैल्यू रह जाएगी, है ना। सीए सीएमए इन सब कोर्स की क्या वैल्यू रह जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप करियर में ग्रोथ अच्छी चाहते हैं तो आपको सीएमए कोर्स के लिए ज़रूर जाना चाहिए अगर आपकी इच्छा होती है तो, ओके। और राइट टाइम, जहाँ तक राइट टाइम की बात है तो बिल्कुल राइट टाइम देखिए तभी सही है जब आप डिसाइड कर लेते हो, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी एज हो। अगर आपको लगता है कि यू आर कैपेबल एंड यू हैव एन स्ट्रेंथ कि आप कर सकते हो कोर्स को, आप पढ़ाई में अपना मन लगा सकते हो, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। चाहे इसकी देखिए, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे जहाँ पर 40 की एज में 45-50 की एज में जो है लोग सीए एंड सीएमएस बनते हैं, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है। राइट एज इज़ जस्ट अ नंबर, मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि एज जो है वो सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। अगर आप अपनी करियर में ग्रोथ चाहते हैं एंड आगे बढ़ना है अगर आपको, तो आप किसी भी एज में इस कोर्स को कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ आपको बुक्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कुछ बुक्स हैं यहाँ पर, सीएमए इंटरमीडिएट की बुक्स हैं, ओके। तो मैं यहाँ पर एक बुक्स आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बुक है ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, ओके। तो जब अगर आप सीए में जो है उसमें एडमिशन लेते हैं, सीए इंटरमीडिएट में, तो आपको दोनों जो बोथ ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप की बुक्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। आपको कहीं से बुक्स जो है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने एडमिशन लिया है, आप उसकी जो है वो कंप्लीट फ़ीस भरते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में एक रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कर देते हैं तो उसके कुछ दिन बाद जो है एक मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन ही लगते हैं। 2 से 3 दिन में ही आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। आपका जो है एडमिशन जो रहता है उसका कन्फर्मेशन आ जाता है। आपका ID कार्ड वगैरह आप उसमें डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद जो है कुछ दिन बाद लगभग 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, कई बार 2 से 3 हफ्ते या महीने भर के अंदर जो है वो आपकी बुक आपके घर पे डिलीवर हो जाती है, जो एड्रेस आपने दिया रहता है, ठीक है। अगर आपके घर पे जो बुक्स हैं वो नहीं आती हैं तो आप चाहें तो उनको कॉल कर सकते हैं, ओके, एंड उनकी ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल पे आपको जो है वो सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, ओके। तो ये जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है। तो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है, बीकॉम की है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपने वहाँ भी ज़रूर पढ़ी होगी, ओके ना। सीएमए के जो ग्रेजुएशन होता है बीकॉम, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट रहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी रहता है, दैन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये सब रहता है। तो ये सब आपने वहाँ भी पढ़ा होगा। तो अगर आप तुरंत ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो आपके लिए और भी ईजी हो जाता है सीएमए करना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने अभी पढ़ के ही आए हुए हो, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब हम ज़रा बात करते हैं अगर इसमें बुक्स में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं, तो उसकी एक बार हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो आपके
दिए गए हैं। एंड मोस्टली जो चैप्टर्स हैं आपने काफ़ी इसमें ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपने पढ़े भी होंगे अपने। ओके, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ओके ना, एंड देन इम्पोर्टेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ओके, देन उसके बाद आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड असर्टेन प्रॉफिट, ओके, असर्टेन प्रॉफिट, ओके, देन उसके बाद आपका जो है वो मटेरियल कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स हैं, ये कुछ इस तरीके के। एंड देन उसके बाद जो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, देन कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं। तो इस बुक्स में जो है वो आपका कुछ ऐसा दिया गया है। इसी तरीके से आपको सारी जो है बुक्स वो मिल जाती हैं आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो भी आप मतलब जो भी आप करने जा रहे हैं सीएमए में, तो पूरा का पूरा जो है आपको सिलेबस के तौर पर सारी की सारी बुक्स जो है वो मिल जाती हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी तरीके की बात कर ली हैं। एंड देन अब हम बात करते हैं आगे कि एक तो आपकी जो है वो 15 मंथ्स की इसमें ट्रेनिंग होती है, जिसमें काफ़ी सारे लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम कर सकते हो। और अगर आपको एग्जामिशन लेनी है तो एग्जामिशन आप जो है वो किस किस तरीके से ले सकते हो, ट्रेनिंग अगर आप नहीं करना चाहते हो तो। ओके, तो इसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। मैं आपको स्लाइड एक बार दिखा देता हूँ खोल के।
ओके, थोड़ा इंटरनेट आई थिंक स्लो है। मैं ज़रा कुछ एक स्लाइड निकाल रहा हूँ जो मैं इसमें लगा सकूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी इसको। ओके ओके, तो यहाँ पर जो है वो टोटल 4 तरीके के फॉर्म होते हैं, जिसमें आपका T1, T2, T3 एंड T4। ओके, तो ये चारों फॉर्म किस काम में आते हैं, और ये चारों के चारों जो वो हैं वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड फॉर्म्स हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें जो लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है CMA ट्रेनिंग्स के लिए, उसमें आपकी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं। ओके, तो जिसमें आपकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सर्विस सेक्टर्स हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, IT सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, देन इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकिंग फर्म्स हैं। ये सब डिटेल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में भी दे दूँगा, एंड देन जो है वो मैं यहाँ पर आपको स्लाइड में भी दिखा देता हूँ। और अदर जो या फिर कोई अगर फर्म है जो कि CMA प्रैक्टिसिंग कर रही है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटेंट में, तो वहाँ पर अगर आपने काम किया तो वेल एंड गुड है, एंड अगर आप चाहें तो वहाँ पर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले से काम कर लिया तो आपको एग्जामेशन मिल जाएगी, लेकिन आपने कितने टाइम काम किया है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अदर जो अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपकी NGO आती है, जैसे कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGO जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं, आपकी कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, ऑडिट फर्म्स होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर आपने एज अकाउंटेंट रोल वहाँ पर काम किया हुआ है तो वो भी वैलिड होता है। नेचर ऑफ वर्क जो इसमें अलाउड किया जाता है एज अ ट्रेनिंग, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, आपने बजटिंग पे काम किया हुआ है, बजट बनाने पे काम किया हुआ है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि सपोज़ कोई एक फर्म है, कोई एक कंपनी है, या फिर मैंने कह जो कोई एक मैन्युफैक्चरर है, कोई भी एक पानी की बोतल या फिर कुछ भी वो बना के बेचते हैं, स्टूल या फिर कोई भी चीज़, चाहे बुक्स बना के बेचते हैं, कुछ भी बना के बेचते हैं, तो पर आइटम पे उनकी कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, कितनी कॉस्ट आ रही है उसको बनाने में, देन उसके ऊपर उसका क्या प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर सेलिंग, टैक्सेस वगैरह के लगा के सब कुछ क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसको मैनेज करना। ओके, मेन चीज़ ये है कि अगर आपकी कॉस्टिंग 10 रुपये आ रही है बनाने में कंप्लीट, और उसको सेल करने के बाद आपको सिर्फ 8 रुपये मिल रहे हैं, तो ये तो कहीं से भी ठीक नहीं, इसमें तो प्रॉफिट इन उल्टा लॉस ही हो गया है ना। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन जो काम रहता है वो कॉस्ट को कंट्रोल करना, ताकि प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो बढ़ाया जा सके, एंड एक जो आपका जो स्टॉक होता है उसका फ्लो जो है वो ठीक रहे। मतलब कंपनी को एटलीस्ट, मेनली मैन्युफैक्चर क्यों प्रोडक्ट बनाएगा अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, तो मैन्युफैक्चर जो है वो बनाएगा ही क्यों उस प्रोडक्ट को। ओके ना, तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि कॉस्ट को एटलीस्ट कंट्रोल करना, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देन नेक्स्ट उसका जो वर्किंग प्रोफाइल, अगर जो काम कर रहा है तो क्या क्या और वर्किंग प्रोफाइल जो है वो हो सकते हैं। इसमें आपका है टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, GST, TDS, इनकम टैक्स रिटर्न, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब पूछे जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्शंस के बारे में, क्या आपको जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में एग्जाम्शन जो है वो कैसे मिल सकती हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं अपनी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। माइक को ठीक कर लेता हूँ। ओके, तो आगे हम बात करते हैं जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जाम्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको फॉर्म जो T3 है वो भरना होता है। ओके, एंड देन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो बाकी जो फॉर्म होते हैं वो कब भरने होते हैं। ओके, तो जो आपका फॉर्म T3 होता है वो अगर आपने कहीं पे काम किया हुआ है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फील्ड में कहीं पे काम किया हुआ है, जहाँ जहाँ पर आपने लगभग 3 साल के आसपास एटलीस्ट काम कर रखा है। ओके, 3 साल जो है वो मिनिमम है कि 3 साल तो एटलीस्ट आपने काम कर रखा हो। अगर आपने जो है वो इन फील्ड्स में कहीं पर काम किया हुआ है, और जो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको दिखाई थी उनकी जैसी लिस्ट जो है जो मैंने आपको दिखा रखी थी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आपने उनमें से किसी में काम किया हुआ है, 3 ईयर्स आपने काम किया हो तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। ओके, उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको जो है फॉर्म T3 भरना होता है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या क्या रोल आपके जॉब ड्यूटी रहती है, वो सब डिटेल आपको उसमें दिखानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फॉर्म आप जो है वो ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं।
उसके बाद जो है वो आपको सी में जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से आपको अप्रूवल मिलता है। एंड होपफुली अगर आपको अप्रूवल ठीक ठाक मिल जाता है तो आप सी की जो ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसके लिए एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। देन आप जो है वो सीधे फाइनल एग्ज़ाम दे के अपना जो है सी की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो जो एग्जामिशन की जो फ़ीस होती है, जो एप्लीकेशन जो फॉर्म आपको देना होता है एग्जामिशन का, उसकी 2,000 रुपये जो फ़ीस रहती है। ओके, तो आप ये जो फॉर्म है वो फॉर्म है वो आप सीधा जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपनी जो ICMA की जो वेबसाइट है वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। अब किस तरीके की जो CMA की आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपको कैसे ऑर्गेनाइजेशन में करनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो डमी ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने CMA कंप्लीट कर लिया और अगर आप CMA बन जाते हो तो कहीं भी आप जब जॉब के लिए जाओगे, अगर आप कोई डमी प्रैक्टिस कर लेते हो, डमी ट्रेनिंग कर लेते हो, तो जब आप उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कहीं जॉब पर जाओगे तो आपको कुछ काम ही नहीं आता रहेगा। बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप काम करना सीखते हो, प्रैक्टिकल काम करना सीखते हो। आपको कोर्स में थियोरेटिकल नॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद आप जो है वो काम जब कहीं पे करोगे तो वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ही सीखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ही आप लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो। ओके, तो जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो तो वहाँ पर आपको जो है वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप एक्सेल सीखते हो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चर, डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंसी फर्म्स के लिए काम करते हैं। एंड आप कई बार आप CA के अंडर भी काम कर लेते हो। ओके, लेकिन जो है वो शायद यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, वो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। जो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताई सिर्फ वहीं यहाँ पर वैलिड होती हैं। तो अगर कहीं भी आप जो है वो CMA की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर आपकी ग्रोथ अच्छी हो, आपको लर्निंग मिले अच्छी, आपको सीखने को बहुत कुछ मिले। ठीक है, तो उस तरीके से क्या है कि आप जो है वो अपने कोर्स में मास्टरी भी हासिल कर सकते हो और आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने के बाद एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, अब हम थोड़ा इस कोर्स से थोड़ा सा हट के अगर बात करें कि आपको जब आप ये कोर्स कर रहे हो तो इस कोर्स के साथ साथ आपको जो है वो कुछ और चीज़ें जो है वो सीख लेनी चाहिए, ताकि आपको अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको हेल्प मिल सके। देन हालांकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप वो चीज़ें सीखोगे ही, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा फास्ट ग्रो करो और अच्छी जो नॉलेज है, स्किल्स हैं, उनको बहुत जल्दी से गेन कर लो, तो कुछ चीज़ें आपको पहले से सीख लेनी चाहिए, जो कि आप इजीली घर पर रहकर सेल्फ स्टडी से या फिर सेल्फ प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है पोर्टल्स पर एंड यूट्यूब वगैरह पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो मेनली सॉफ्टवेयर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं ऐसे कामों में, अकाउंटिंग फील्ड में, तो उनमें से कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे आपका जो है वो टैली प्राइम है। अगर आप टैली प्राइम सीखते हैं, टैली ERP सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं, तो जिसमें आप जो है वो अकाउंटिंग का काम मेनली किया जाता है कि ये प्रायोरिटी बहुत ही मेन सॉफ्टवेयर है जो कि मोस्टली जगह पे यूज़ किया जाता है। हालांकि बहुत सी जगह पर SAP आपका और क्विक बुक्स भी यूज़ किया जाता है, पर मेनली काफ़ी जगह पर जो ट्रेडिशनल जो पुराने टाइम से लोग यूज़ करते आ रहे हैं वो आपका जो है वो ये जो टैली प्राइम है वो है। ओके, टैली एंड देन उसके बाद वीडियो वो टैली प्राइम हो गए हैं, जो कि आप हार्डली 1 से 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ईजिली सीख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप क्या जाते हैं, जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप उसमें करते हो, GST का काम आप उसमें करते हो, TDS हो गया, PF, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेनली उसमें होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हो, लेजर क्रिएट करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और जब आप उसमें जो लेजर एंट्रीज होती हैं उनकी जब आप जनरल एंट्रीज पोस्टिंग करते हो, या फिर इसमें वॉचर होते हैं, कॉन्ट्रा वॉचर और आपका पेमेंट वॉचर, ठीक है ना, बैंक की एंट्रीज करते हो,
तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब बन जाता है। ओके, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो आपका इजीली वहाँ पर बन के जाता है। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको करनी होती हैं, वो जब आप कहीं पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में काम करेंगे तो वहाँ पर आप इजीली सीख जाएंगे। इसमें कोई हार्डली कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आपको सीख लेना चाहिए। ये आप किसी भी एकेडमी से भी जाके सीख सकते हैं, कंप्यूटर जो कोर्स कराते हैं, या फिर आप जो है वो इसको ऑनलाइन भी इजीली सीख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, जो सेकंड चीज़ है वो है आपकी जीएसटी ट्रेनिंग। अब जीएसटी ट्रेनिंग के लिए जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है तो मोस्टली अब तो सब जीएसटी पे काम कर रहे हैं। पहले वैट होता था, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह होता था, तो इसको वैट को और सर्विस टैक्स को आपको कंबाइन करके जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया गया, ठीक है ना। तो इसको भी आप जो है वो जीएसटी जब आप सीए में करेंगे तो उसमें आप कंप्लीट जीएसटी सीखेंगे वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर भी गुड्स रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड आप पढ़ ही रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जीएसटी का भी पूरा जो है वो सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले से कुछ जो है एक बेसिक नॉलेज रहे, तो आप जीएसटी के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जीएसटी के लिए कब रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, सर्विस के लिए क्या लिमिट होता है, गुड्स के लिए क्या लिमिट होता है, एंड देन उसके बाद किस स्टेट में क्या जो है वो अप्लाई होता है, कहाँ सीजीएसटी लगता है, कहाँ एसजीएसटी लगता है, कहाँ आईजीएसटी लगता है। ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ें हैं आप वहाँ पर सीखते हैं। मैं ज़रा माइक को ठीक कर लेता हूँ। ओके, देन उसके बाद आपकी रिटर्न फाइलिंग है जिसमें आपका GSTR 1 है, GSTR 3 भी है, GSTR 9 है। GSTR 1 जो रहता है बेसिकली आपका, हम शुरू से बात करते हैं, तो GSTR 3 भी रहता है, वो आपको जो है वो मोस्टली लोग मंथली फाइल करते हैं, मंथली ही फाइल करनी होती है वैसे वो। उसमें आपकी सेल्स की डिटेल जाती है कि आपने इस मंथ में क्या सेल करी है। और GSTR 1 जो रहता है आपका वो क्वार्टरली और मंथली दोनों फाइल होता है, जिसमें आपकी सेल्स की डिटेल उसमें भी जाती है, लेकिन उसमें पार्टी वाइज डिटेल आपकी जाती है। GSTR 3 में आपकी एक कंसोलिडेटेड डिटेल चली जाती है कि आपने इस मंथ में कितनी सेल करी है, ओके, पूरे मंथ में एक सिंगल फिगर चली जाती है। और R1 में जो है आपकी वो पार्टी वाइज डिटेल जाती है, जिसमें हर पार्टी की डिटेल होती है कि किस पार्टी को जो है आपने कितनी क्या सेल की है, ओके। इसमें आपका इनपुट भी मिल जाता है कुछ। उसके बाद आपकी ई इनवॉइसिंग है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट है, एंड जीएसटी लॉ एंड रेगुलेशन के बारे में आप इसमें सीखते हैं। और ये भी जो है वो वेरियस इंस्टीट्यूट कराते हैं, जैसे आईसीआई के शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि हर जगह यूज़ होता है अकाउंटिंग फील्ड में, वो है एक्सेल आपका, ठीक है। हालांकि अगर एमएस ऑफिस में आप पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल तीनों सीख जाते हैं तो ये मतलब एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस काम के साथ। क्योंकि देखिए, आप कहीं भी एज अकाउंटेंट काम करेंगे तो आपको कोई ना कोई लेटर लिखना रहेगा, ईमेल्स करनी रहेंगी, कई बार आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने रहेंगे, तो वहाँ पर आपको वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एमएस वर्ड की। उसके बाद अगर आप कोई अकाउंटिंग काम करने के बाद आपको अगर फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए आपको एक्सेल एंड पावर पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जिसमें मोस्टली जो है वो एक्सेल नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी न्यूमेरिकल डेटा आपका रहता है वो मोस्टली एक्सेल में ही शूट होता है, एक्सेल में ही आप उसको मैनेज करते हैं। टैली से आप जो है उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद जो भी रिकन्सिलेशन वगैरह का काम रहता है वो मोस्टली एक्सेल में ही किया जाता है, क्योंकि टैली में इतना जो है वो कस्टमाइजेशन आप नहीं कर सकते कि आप रिकन्सिलेशन वगैरह भी उसमें इजीली कर लें। मोस्टली ज़्यादातर जगहों पर होता क्या है कि आपने कोई भी टैली में एंट्री की, कोई भी लेज़र क्रिएट किया, उसका बहुत सारा डेटा है, तो उसको आप जो है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद जो है उसकी प्रैक्टिस जो है वो मतलब उसको ठीक उसमें जो है वो किया जाता है, ओके। यहाँ पर जो रहता है मेन जो यूज़ होता है किसके लिए, जैसे डेटा एनालिसिस करना है आपको, फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, ओके, एनएमआईएस रिपोर्टिंग करनी है, तो यहाँ पर ये यूज़ होता है। इसमें बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हो। आप बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी जिनको आप जो है वो यूट्यूब वगैरह से देख सकते हो, जिसमें आपके वी लुकअप है, एच लुकअप है, इंडेक्स मैच है, सम है, इफ़ कंडीशन, लॉजिकल फार्मूले काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फोरकास्टिंग है, डेटाबेस है, जो डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, डैशबोर्ड क्रिएशन है, ये सब होता है, ओके।
तो ये जो है वो आप माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से वहाँ से जो है वो सीख सकते हैं, और ऑनलाइन भी काफ़ी आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी वीडियो। उसके बाद आपका जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। ओके, यहाँ पर भी जो है वो आपका, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, एमबीए आपने किया हुआ है या फिर आप सीएमए वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि सपोज़ करिए आप कॉस्ट अकाउंटेंट है या फिर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो एक अलग से डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी में, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो ये डिसाइड करता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पर या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पर हम किस प्रोडक्ट को या फिर किस सर्विस को आगे बढ़ाएं, कंटिन्यू रखें या ना रखें, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। जो कंपनी के ओनर्स हो गए या फिर डायरेक्टर्स हो गए या मैनेजर्स हो गए, ये डिसाइड करते हैं। और ये किस बेस पे डिसाइड करेंगे? ये जब आप उनको कोई डेटा दोगे, बना के दोगे एक, ठीक है ना, एक प्रेजेंटेशन बना के दोगे, एक एक्सेल शीट बना के दोगे, वर्कशीट, कुछ भी आप उनको बना के दोगे, एक डेटा दिखाओगे जहाँ पर आप दिखाओगे कि जी ये देखिए यहाँ पर ये जो है वो हमारी कॉस्टिंग आ रही है, ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और इसमें इतने परसेंट से प्रॉफिट हो रहा है इस प्रोडक्ट में। आप सपोज़ करिए आप 3 तरीके के या 4 तरीके के प्रोडक्ट बनाते हो, जिसमें से आपको एक में 10% प्रॉफिट हो रहा है, एक में 5%, एक में 3%। तो ऑब्वियस बात है, मैनेजमेंट जो है वो ये सोचेगा कि 10% वाले को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं, इसको, इसकी डिमांड हाई है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, और जो बाकी प्रोडक्ट हैं उन पे हम जो है वो थ्रूली एक नज़र रखते हैं, और इसको भी कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इस पर डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये जो इंटायर थिंग्स है, इंटायर चीज़ है, वो आप उनको कैसे दिखाओगे? आप टैली में तो नहीं दिखा सकते इतनी सारी चीज़ें ना। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन वगैरह रहती है वो आपकी जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब पे बनती है, जिसमें मेनली आपका 90% जो है वो एक्सेल यूज़ होता है। एक्सेल में आपको सारी चीज़ें बनानी होती है, फिर उसको आप चाहे बेशक जो है वो पीपीटी के फॉर्म में, जो कि आपका यूज़ किया जाता है पावर पॉइंट। ओके, पावर पॉइंट के थ्रू लेके वहाँ से आप दिखा सकते हो। ओके, अब हम आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो आपका एक और है, वो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। ओके, जो मोस्टली अकाउंटेंट जो होते हैं वो हर जगह पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है वो मोस्टली सीए ही करते हैं, ठीक है। लेकिन डेटा जो होता है वो आपको बना के देना होता है, तो एटलीस्ट आपको इनकम टैक्स की इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि आप जो है एटलीस्ट कम से कम डेटा जो है वो कवर करके दे सकें कि आप, क्योंकि आपको रेगुलर बेस पे एज अकाउंटेंट काम करना है, एज ए सीए में काम करना है कहीं पर, तो आपको इनकम टैक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप काम में गलतियाँ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में नॉलेज होनी चाहिए, टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कब काटना चाहिए, किस चीज़ पे कितना जीएसटी लगेगा, ओके, कब इसकी जीएसटी की, जैसे सपोज़ करिए कि जो आपकी 3B की डेट है वो 20 तारीख होती है, R1 की डेट जो है वो 11 तारीख होती है, तो उससे पहले आपको जो है अपना डेटा कंप्लीट करके सीए को सौंपना होता है, सीए को शेयर करना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपके पास अगर कोई सर्विस इनवॉइस आया है तो आपको उसमें कितना जो है वो टीडीएस काटना है, कोई रेंटल इनवॉइस आया है तो उसमें कितना टीडीएस काटना है, टीडीएस कब डिपॉजिट करना है, कब उसकी जो है रिटर्न फाइलिंग होगी, ठीक है ना, कितना उस पर आगे चल के इनकम टैक्स लगेगा। ओके, तो इन सब चीज़ों की नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या सीखना होगा? थोड़ा बहुत इनकम टैक्स सीखना होगा। तो इनकम टैक्स जो है वो आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट या फिर एज ए अकाउंटेंट काम कर सकते हैं, जिसमें आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जिनमें ITR 1 से लेकर ITR 7 तक रहती हैं, डिफरेंट जैसे ITR 1 रहती है मोस्टली सैलरीज के लिए यूज़ होती हैं, ITR 4 जिसको हम पहले सुगम भी कहते थे, वो मोस्टली जो है वो बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरीज तीनों के लिए यूज़ हो जाती है। और उसके बाद आपकी जैसे टीडीएस कैलकुलेशन एंड रिटर्न फाइलिंग है, पैन एंड पैन एप्लीकेशन प्रोसेस है, पैन कार्ड कैसे बनता है, ओके, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें सीख सकते हैं। इसके देखिए जितने भी हम यहाँ पर ये कोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं,
आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़ा कोर्स कर रहे हो सी में, तो ज़रूरी नहीं कि इनके छोटे छोटे आपको सर्टिफिकेट्स करने बहुत ज़रूरी है। इनकी स्किल आपको आना चाहिए, और स्किल सीखने के लिए कभी भी हमेशा सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर आपको स्किल आती है तो आपके पास सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आपने कहीं पर भी इंग्लिश सीखी, इंग्लिश आपको आ गई अच्छे से। सपोज़ कि आपने कहीं पे इंग्लिश सीखी, हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपने इंग्लिश सीखी कहाँ जाके, और आपको इंग्लिश अच्छे से आई नहीं ठीक तरीके, लेकिन आपको उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। अब आप वो सर्टिफिकेट ले जाके कहीं एम्प्लॉयर को दोगे और बोलोगे जी मुझे जॉब पे रख लो, मेरे को तो इंग्लिश आती है। वो बोलेगी जी बोल के दिखाओ। आप बोलोगे जी बोलनी उतनी अच्छे से नहीं आती, पर मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो आपको जॉब दे देंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन आपको आता कुछ नहीं है, तो आपको कोई भी जॉब नहीं देगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी तरीके से चाहे अकाउंटिंग का काम हो, इनकम टैक्स का काम हो, सिर्फ सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। कोई भी कोर्स हो, दुनिया में कोई भी कोर्स हो, सर्टिफिकेट से इतना, सर्टिफिकेट एक वैलिड प्रूफ होता है कि हाँ, एक एक मतलब एक ऑथराइजेशन प्रूफ होता है कि हाँ आपने ये कोर्स यहाँ से किया है, ठीक है। अथॉरिटी तो वो बिल्ड कर देता है, लेकिन स्किल तो आपको ही सीखनी है ना, करके तो आपको ही दिखाना है। तो स्किल का सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एक बड़ा कोर्स कर रहे हो, आप सीए में कर रहे हो, तो आपको छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको स्किल का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सीए की डिग्री अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्री है। आप उस डिग्री के बाद आपको कितनी भी छोटे छोटे स्किल्स आती हों, उनके लिए आपको सबके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स की। और ये जितने भी शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज रहते हैं, वो मोस्टली जो सीएमए की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, और जो अलग से जो ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, उनमें ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक काफ़ी मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है सैप, जो कि एक प्रोग्राम है सैप, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसको फीको बोलते हैं, सैप फीको। और सपोज़ करिए कि अगर आप किसी किसी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मोस्टली ऐसी जगहों पर जो है वो आपका सैप यूज़ होता है, ठीक है। ऐसी जगहों पे सैप यूज़ होता है मोस्टली जगहों पर, जहाँ पर आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट, एसेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब वगैरह करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि यूएस बेस्ड है या फिर यूके बेस्ड है, वो इंडिया में अगर काम कर रहे हैं और कंपनी जो है, तो वो मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो आपका सैप यूज़ करते हैं। तो उनकी जो रिपोर्टिंग है वो उसी हिसाब से बनती हैं। तो आपको वो आना चाहिए, ठीक है। तो हालांकि जब जब आप सी में कोर्स करते हैं या सी ए जैसे कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अगर आप अलग से भी कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो उसके बाद आपका जो है जैसे क्विक बुक्स हैं एंड पेरोल मैनेजमेंट है। पेरोल मैनेजमेंट मोस्टली जो एचआर डिपार्टमेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं सैलरीज वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि उनको सैलरी वगैरह देनी होती है, तो वो पेरोल में ही मैनेज होती हैं। आपकी सैलरी जितनी भी होती है ना, वो पेरोल में मैनेज होती हैं। तो ये सारे जो भी कोर्सेज़ है वो आप ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। जो आईसीए इंस्टीट्यूट है वो भी ये सब करवाते हैं, और लोकल अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो, वो भी आपको ये सारे कोर्स करवा देते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन कोर्स की बात कर ली।
मैं यहाँ पर कुछ आपको जो है वो स्लाइड दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर आपको जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो वो इस कोर्स का आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो ओके, तो यहाँ पर मैं जो है आपको एक बुक और दिखाता हूँ, जो कि आपका रहेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि इंटरमीडिएट का जो एक वन ऑफ सब्जेक्ट है। इसके बारे में बात करते हैं। मैं अभी आपको बुक्स दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर जो है वो बोथ ग्रुप की जो है बुक्स अवेलेबल है। मैं आपको सारे बुक्स नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर आपको जो है वो दिखाता हूँ एक बुक। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ये जो आपकी बुक है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, मतलब मतलब क्या क्या सिलेबस है, इसका इंडेक्सेशन हम देख मतलब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये जो पेपर है वो पेपर 6 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेपर 6 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, तो पेपर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम वेटेज की बात करें,
तो इसमें आपका अकाउंटिंग फंडामेंटल है, इसका 15% का वेटेज होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका 100 मार्क्स है तो इसमें से 15 मार्क्स जो है वो ऑलमोस्ट इसमें से आ जाते हैं, जो कि सेक्शन ए है अकाउंटिंग फंडामेंटल। देन सेक्शन बी है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसमें आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर ये आपका आता है, और इसका वेटेज जो है वो 10% है। ये ऐसा इसमें दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो जैसे एनजीओ या एनपीओ वगैरह होते हैं वो, एंड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसका 20% का वेटेज, एक काफ़ी अच्छा खासा हाई वेटेज है, ठीक है। देन उसके बाद एक बहुत बड़ा सेक्शन आता है सेक्शन डी, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग अगर आपको याद होगा तो आपने ये ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा एंड देन 12th में भी पढ़ा होगा। 12th में काफ़ी एक बेसिक पार्ट था, यहाँ पर थोड़ा उससे एडवांस लेवल का पार्टनरशिप अकाउंटिंग आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो आता है सेक्शन ई, अच्छा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का 20% का वेटेज है, तो काफ़ी एक अच्छा खासा वेटेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ओके ना। तो ये वीडियो एक्चुअली मैं रात के टाइम शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, तो प्लीज़ अगर आप कोई मतलब थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा प्लीज़। देन सेक्शन ई जो है वो लीज अकाउंटिंग है, लीज अकाउंटिंग। उसके बाद आपका ब्रांच इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, हायर परचेज एंड देन इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो कि आपका 15% का रहता है, 15% इसका वेटेज है। देन उसके बाद एक बहुत बड़ा वेटेज आ रहा है 20% का, ये भी काफ़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो है वो 20% का वेटेज है, तो काफ़ी एक अच्छा खासा हाई अमाउंट का वेटेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हमने इसकी बात कर ली, आगे देख लेते हैं। ये जो सिलेबस है वो 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी तक चल रहा है। अगर आपने अभी हाल फिलहाल में एडमिशन लिया है तो एज़ पर सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखिए, पार्टनरशिप अकाउंटिंग अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद हो तो आपने जो है वो 12th क्लास में भी पढ़ी होगी, जिसमें आपने एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर ये आपने पढ़े होंगे, जिसमें आपका डिसोल्यूशन भी आता है उसी में, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने जो है वो अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो डिसोल्यूशन भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग piecemeal distribution, okay, amalgamation of partnership firm, accounting of limited liability partnership, then उसके बाद आपका conversion of partnership firm into a company and sale of partnership firm to company। अगर जो है partnership firm एक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और सेल हो जाती है अगर पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी को तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पर ये सारी दी गई है। उसके बाद आपकी लीज अकाउंटिंग है, ब्रांच है, इंश्योरेंस क्लेम है, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट है, हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन, ये सब यहाँ पर कंप्लीटली दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपका जो है वो गैप है, GAAP एंड उसके बाद आपका जो है वो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स है, बोरिंग कॉस्ट है, अकाउंट ऑफ टैक्सेस एंड इनकम्स हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो हमने यहाँ पर जो है वो कंप्लीट CMA के कोर्स के बारे में एक कंप्लीट डिटेल देख ली है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या किया, कवर किया है, पहले हम एक समरी जो है वो बना लेते हैं कि CMA कोर्स क्या होता है,
उसको आप कब कर सकते हो, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया होता है, क्या फ़ीस होती है और कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, सीए से ये कोर्स कैसे डिफरेंट है और ये कोर्स कैसे आपको बेनिफिट दे सकता है, क्या सैलरीज आपकी इसमें हो सकती हैं, है ना। और इस कोर्स के और क्या आपको बेनिफिट है अपनी इंटायर लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे आगे जब आप एक अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे तो, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है एक अच्छी खासी हाइक पे पहुंच सकते हैं। देन इसमें सक्सेस भी है, करियर ग्रोथ भी अच्छी है। तो अगर आप 12th पास आउट हैं और आपको नहीं लग रहा कि आप सीए कर सकते हैं तो आपको सीएमए के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग पीरियड भी काफ़ी कम है, 15 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड है। और अगर आपने कहीं पहले से काम किया हुआ है तो और भी आपके लिए बेनिफिट है, आप इसमें एग्जामेशन ले सकते हैं। और जब आप इस कोर्स को कर लेंगे तो आपको एक एक एहसास होगा कि आपने एक प्रोफेशनल डिग्री की है। ओके, एक प्रोफेशनल डिग्री की है जिससे आप जो है वो आगे अपने करियर में एक अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हैं, है ना। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप करना चाहते हैं। इसकी फ़ीस भी काफ़ी नॉमिनल फ़ीस है, नॉर्मल फ़ीस है और आप इसको जॉब के साथ भी कर सकते हैं ईज़िली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस कोर्स में हमने कंप्लीट इंटायर जो है वो चीज़ें समझ ली हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वो, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल के आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जब भी जब भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना। तो और इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और रेगुलर वीडियो चैनल पर विजिट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।